इसमें 3 चैप्टर आप लोगों का टेस्ट होगा ना सैटरडे, पढ़ के आएंगे। मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि देखिए हाँ बैक से यहाँ से होगा शुरुआत का चालू। देखिए एग्जाम में आपको कंडीशन होगा, आप ये तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, इससे कोई मतलब नहीं है। कैसे प्रिपरेशन करेंगे, सब पढ़ा दिया मैंने। यस सर। देख ये पूरा यूनिट रहेगा 5, 6, 7, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 पूरा रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर दीजिए। इससे मतलब ये सब हो चुका है, मैं जो कह रहा हूँ सुनिए। 5, 6, 7 इस सैटरडे को, यस सर। नेक्स्ट सैटरडे को रहेगा आपका ये अगला यूनिट। इसलिए हम जल्दी पूरी यूनिट करा रहे हैं, क्योंकि जब 12th स्टार्ट कर देंगे तो हम 11th वाला टेस्ट नहीं कराएंगे ना। यस सर। क्यों 11th नहीं कराएंगे, इसलिए 11th वाला इधर ही हर सैटरडे को निपटा देते हैं। जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है? तो अगले सैटरडे को आपको यूनिट नंबर 3 रहेगा, और नेक्स्ट उसके बाद अगले सैटरडे को रहेगा क्या चीज, यूनिट नंबर 4, तो नेक्स्ट 5। एक यूनिट पूरा होगा। समझ में आ रहा है? जी सर। पढ़ते रहिए। क्यों इतने परेशान हो रहे हो? परेशान नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन के नियर अबाउट रहेंगे। 45 मिनट्स में आपको 50 या 45 क्वेश्चन करने रहेंगे। 45 या 50 क्वेश्चन रहेगा, जो टाइम के हिसाब से आपका रहेगा 45 मिनट, 1 घंटा जो भी रहेगा टाइम, उसके हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5, 6, 7 पढ़ के आइएगा। यस सर। नोट कर लीजिए। 5, 6, 7। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन वाला। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ध्यान से पेज नंबर 290, पेज नंबर 290, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, नियर अबाउट आपको 10 दिन बाद सेकंड बुक स्टार्ट करनी है हमको। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, उसमें भी टाइम लगेगा, मार्च तक खत्म हो जाएगा। मार्च नहीं, अप्रैल लास्ट। 12 पेज चलेगा। देखिए एक्सक्रीशन का मीनिंग सबसे पहले समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? वेस्ट चीज। रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता है, ठीक है, हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म चलती रहती है 24 आवर। तो मेटाबॉलिज्म में जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उन्हीं को बॉडी से बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। अब कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो इसमें एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड यही वेस्ट प्रोडक्ट नहीं, और भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सक्रीशन में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। वैसे देखा जाए तो एक्सक्रीशन में मेन प्रोडक्ट जो रिलीज होता है वो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट। मेनली एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रोजन होती है, जैसे यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। बाकी क्या है, अदर प्रोडक्ट, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट एक्सक्रीशन में रिलीज होगा वो क्या है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। देखिए इसमें वेस्ट प्रोडक्ट में आपको अमोनिया हो गया, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, यही मेन प्रोडक्ट है। ये क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन होगा सभी में। और क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर भी रिलीज होता है, मेटाबॉलिज्म में रिलीज होता है ना। जब मेटाबॉलिज्म जैसे रेस्पिरेशन चलता है तो रेस्पिरेशन में वाटर रिलीज होता है, फोटोसिंथेसिस में वाटर रिलीज होगा लास्ट में ना, दोनों प्रोसेस में होता है। ठीक है, वाटर एक्सेस अमाउंट में अगर हो रहा है तो इसको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। वाटर हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, बट वाटर की एक्सेस हो जाएगी तो वो क्या होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में उसको बॉडी से बाहर यूरिन में पास आउट करा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद में कुछ आयंस होते हैं। आयंस में क्या क्या है आपने देखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ठीक है, और फॉस्फेट, सल्फेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट।
सल्फेट, ठीक है, ये क्या हो गए? आयंस हो गए। तो ये सारी चीजें एक्सक्रीशन में रिलीज होती हैं, समझ में आ रहा है? वैसे तो आयंस बॉडी के लिए जरूरी है, फिर उनको बाहर क्यों नहीं रिलीज कराया जाता है? एक्सेस, अगर एक्सेस होगी आयंस की तो उनको बॉडी से बाहर यूरिन में आयंस भी होते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक। अब कितने टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसे मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट 3 है ना, इनके बेसिस पर एनिमल्स को कैटेगराइज कर दिया गया है। एनिमल्स को डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, इनके बेसिस पर कि कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट वो विकास है। ये तो देखिए सभी में बनेगा, ये वेस्ट प्रोडक्ट लगभग सभी में है, ठीक है। चेंज कहाँ होगा? तीनों में से बदलाव अलग अलग, समझ में आया? तो वेस्ट प्रोडक्ट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल, मतलब कैसा वो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करा रहे हैं, एनिमल्स की कैटेगरी होती है अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक, यह सब दीज आर 3 टाइप के तक, मतलब ये एक्सक्रीशन है, ये एक्सक्रीशन का टाइप है, ठीक है। अमोनोटैलिक एक्सक्रीशन, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट मेन क्या होगा? अमोनिया, ठीक है। कहाँ होता है अमोनोटैलिक? मछली जो वाटर में रहते हैं, एनिमल्स विच फाउंड इन द वाटर, ठीक है। तो एक्वाटिक एनिमल्स में होगा ये, एक्वाटिक एनिमल्स। ऐसा क्यों होता है कि वाटर वाले में ही अमोनोटैलिक होता है, अमोनिया रिलीज होती है वेस्ट प्रोडक्ट में? क्योंकि देखिए अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ज्यादा सॉल्युबल है, तो इसको रिलीज कराने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अमोनिया को बॉडी में इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इट इज हाईली टॉक्सिक, तो बॉडी से इसको तत्काल बाहर रिमूव कर डालना नेसेसरी है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? अमोनिया, अमोनिया जो होती है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है, नोट भी करते रहिए, हाईली टॉक्सिक है एंड कैन नॉट बी स्टोर, कैन नॉट बी स्टोर, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है, ठीक। और हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल बहुत ज्यादा है, इसलिए रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल, इसको रिमूव कराने के लिए वाटर ज्यादा चाहिए, इसलिए ऐसे एनिमल्स को मिलेगा जो वाटर में ही रहते हैं, समझ में आ रहा है? अब कहाँ कहाँ अमोनोटैलिक होता है देखिए, एग्जाम्पल अमोनोटैलिक के, मछली, व्हेल, हाँ, मछली, जितने भी देखिए आप यहाँ पर जितने एक्वाटिक हो गए, जैसे जो एक्वाटिक इंसेक्ट होते हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट समझ रहे हैं, जो इंसेक्ट पानी में रहते हैं, एक इंसेक्ट सरफेस पर जैसे कॉकरोच है, उसमें यूरिक एसिड होगा वेस्ट प्रोडक्ट में, समझ में आया? एक्वाटिक इंसेक्ट्स इसमें मिलेगा ये। इसके बाद में आपको बोनी फिशेस, इसमें मिलेगा बोनी फिशेस, ठीक है, जो हो गया। और किसमें मिलेगा अमोनोटैलिक? अमोनिया। टेडपोल लार्वा एम्फीबिया में, देखिए सुनते ध्यान से, एम्फीबिया जो होते हैं, फ्रॉग हो गया, ठीक है, तो फ्रॉग का लार्वा क्या होता है? टेडपोल, वो पानी में रहता है, तो टेडपोल लार्वा में मिलेगा। टेडपोल लार्वा, ठीक, इनमें आपको मिलेगा अमोनोटैलिक, ठीक।
जानते हैं मेन जो सबसे अगर कहा जाए प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है तो क्या बोलेंगे बताइए तीनों में से। प्राइमरी का मतलब समझ रहे हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपको सबसे पहले बनता है। नाइट्रोजन, अमोनिया। यूरिया तो बाद में बनती है ना, अमोनिया से यूरिया बनती है। मेन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमोनिया है जो सभी में बनेगा। बर्ड्स में भी अमोनिया बनती है लेकिन अमोनिया रिलीज नहीं होती है, यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन जो अमोनिया है ये क्या प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट है। इवोल्यूशन में जब इवोल्यूशन हुआ था तो एनिमल्स में सबसे पहले क्या रिलीज हुआ था, अमोनिया, ठीक है। ये हो गया मोनोटैलिक। दूसरा कौन सा है, यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिया। यूरिया होगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, हाँ देखिए जितना इसमें आपको कार्टिलेजिनस फिशेस, एग्जांपल लिखिएगा कार्टिलेजिनस फिशेस, वर्टिब्रेट मछलियों में जो है कार्टिलेजिनस और बोनी, ठीक है। बोनी फिशेस जो होती हैं उसमें क्या है, अमोनिया, और कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या होता है, यूरिया बेस्ड प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है। इसके बाद में मैमल्स में हो गया यूरिया, और किसमें होगा, एम्फीबिया, जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया होते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ये तो हो गया एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूरियोटैलिक होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। यूरियोटैलिक में यूरिया बनेगा, यूरिया लेस सॉल्युबल इन वाटर। देखिए सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल कौन है, अमोनिया, उससे कम यूरिया, सबसे कम यूरिक एसिड, ठीक है। तो अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना है तो बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना है तो लेस वाटर चाहिए, और यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालना है तो बहुत कम पानी चाहिए। चिड़िया, इसलिए बर्ड्स में जो चिड़िया होती हैं उनका जो यूरिन होता है वो सेमी सॉलिड होता है, पानी बहुत कम होता है, समझ में आ गया। क्योंकि वाटर वो कम रिलीज करते हैं, वाटर कंजर्व करते हैं वो कम, लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड रिक्वायर लेस वाटर, इनको वाटर कम चाहिए फॉर एक्सक्रीशन, मतलब यूरिया को रिमूव कराने के लिए वाटर कम चाहिए। यूरिया लेस टॉक्सिक होती है देन अमोनिया, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, अमोनिया से ये कम टॉक्सिक है, ठीक है। ये यूरियोटैलिक हो गया। और इसके बाद तीसरा नंबर कौन सा है, यूरिकोटैलिक। इसमें बेस प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिक एसिड होगा, ठीक है। अमोनिया का यूरिया कहाँ बनती है पता है, लिवर में बनता है। इसमें यूरिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट हो गया। इसका एग्जांपल जान लीजिए कहाँ है, यूरिकोटैलिक। जितने भी इंसेक्ट होते हैं जो कीड़े मकोड़े सरफेस पर रहते हैं, एक तो पानी में हो गया एक्वाटिक, एक्वाटिक में क्या हो गया, अमोनिया। जो इंसेक्ट क्या है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक। तो टेरेस्ट्रियल एग्जांपल में लिखेंगे टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, एग्जांपल कॉकरोच, ठीक है। इसके बाद रेप्टाइल्स में मिलेगा, ये रेप्टाइल्स जैसे लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, ठीक है। और किसमें होगा, बर्ड्स में। तो ये इसके एग्जांपल हो गए कुछ यूरिकोटैलिक। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक, वेरी लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। इसको बॉडी में स्टोर कर सकते हैं काफी समय तक, तो ये होता है लीस्ट टॉक्सिक, इसीलिए कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, बॉडी में इसको काफी लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं है ज्यादा। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा था, अमोनिया, ठीक है। और रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर लीस्ट वाटर, बहुत कम वाटर चाहिए।
रिमूवल के लिए। हाँ, इंसेक्ट बता दो ना, इंसेक्ट में यूरिक एसिड होगा, जितने भी इंसेक्ट। हाँ, एम्फीबियन। देखिए कुछ एक्सेप्शन तो छोड़ दीजिए, ये दोनों साथ कुछ एक्सेप्शन तो आपको हर फाइलम में नजर आ जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. लेकिन मोस्ट कॉमनली जो कहा जाए तो एम्फीबिया में क्या होता है, यूरिया, और एक्वेटिक एम्फीबिया में अमोनिया। समझ में आ गया? वो तो एक आध एक्सेप्शन हर जगह मिल जाएगा, ठीक। और कॉमन वाला आपको देखना है। यहाँ लिखिएगा, जो कहीं साइड में लिखिएगा कि प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो क्या है, अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। और सारे ऑर्गेनिज्म में अमोनिया बनता है। अमोनिया फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बट रिलीज नहीं होता है, रिलीज अदर फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए हुए हैं, अलग अलग एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे हम लोगों में किडनी होती है, ऐसे अलग अलग एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। देखिएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, बता दें इसको। Yes, sir. फाइलम पोरीफेरा से लेकर के, कहां से, पोरीफेरा से लेकर के और कहां तक, फाइलम प्लेटीहेल्मंथ के पहले फाइलम कौन सा है, प्लेटीहेल्मंथ के पहले वाला फाइलम का नाम बताइए। इसके हेल्मंथ तो उसके बाद आता है। हाँ, एनिलिडा उसके बाद आता है, इकानोडर्मिटा सबसे लास्ट में आता है। हाँ, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंटेटा होता है, उसके बाद टीनोफोरा, ठीक है। तो फाइलम टीनोफोरा तक, टीनोफोरा यहां तक, पोरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा, ये तीन फाइलम ऐसे हैं जिसमें जो होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही नहीं है। तो एक्सक्रीशन कहां से होगा, बॉडी सरफेस से, ठीक है। यहाँ होगा एक्सक्रीशन बाय जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। अमीबा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, जनरल बॉडी सरफेस। क्या है, जनरल बॉडी सरफेस। समझ में आ रहा है? अगर कहेंगे अमीबा प्रोटोजोआ में आता है, किसमें आता है, प्रोटोजोआ, सब बता रहे हैं, ठीक। ये हो गया। इसके बाद देखिए प्लेटीहेल्मंथ में, प्लेटीहेल्मंथ का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया, फ्लेम सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, फ्लेम सेल्स, या फिर इसको प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसका हो गया, प्लेटीहेल्मंथ। लेकिन ये प्रोटोनेफ्रिडिया आपको और भी जगह मिलेंगी, यहाँ पर ऑल्सो इन बुक में लिखा गया कि प्रोटोनेफ्रिडिया और कहाँ मिलते हैं, तो लिखेंगे रोटीफर्स। रोटीफर्स क्या है, रोटीफेरा एक ग्रुप का नाम है। तो रोटीफर्स का मतलब, रोटीफेरा ग्रुप में जो एनिमल्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं, रोटीफर्स, ठीक है। एंड सम कॉर्डेट्स, और आपको कुछ कॉर्डेट में भी नजर आएगा। प्रोटोनेफ्रिडिया कुछ कॉर्डेट में भी होते हैं, कौन से कॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स पढ़े हैं ना, सिफेलोकॉर्डेट्स। एग्जांपल एम्फिऑक्सस होता है इसका, एम्फिऑक्सस। अरे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा सुने ना, कॉर्डेटा जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तीन प्रकार कुछ कॉर्डेट में आपको क्या मिलेगा, प्रोटोनेफ्रिडिया वहां पर भी मिलेगा, रोटीफर्स में भी मिलेगा प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। और यहाँ तो होता ही है। इसके बाद एस्के हेल्मेंथ में क्या है, एस्के हेल्मेंथ, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया, रेनेट सेल, रेनेट सेल्स, ठीक है। बताया था ना कैसे होती है ये, एच से।
देखिए किस तरीके का होता है। एस्केरिस का एक्सक्रीटरी पार्ट एच शेप का है, तो एच लेटर होता है एच। एक ये सिंगल सेल है। रेनिट सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? एच शेप। समझ में आया? एच शेप सेल्स होती है, उनको क्या बोलते हैं? रेनिट सेल्स। ये एक्सक्रीटरी पार्ट हो गया किसका? एस्केरिस का। इसके बाद कौन सा ग्रुप? एनिलिडा। एनिलिडा में क्या होता है? नेफ्रिडिया। क्या होते हैं? नेफ्रिडिया। उसके बाद मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में बताइए क्या है? पढ़े हैं सब? एक्सक्रीटरी पार्ट क्या होता है? मैलपीजियन टिब्यूल्स होता ना कॉकरोच में, मैलपीजियन टिब्यूल्स। ये सब रट लीजिएगा। आर्थ्रोपोडा में कैटेगरी होती है क्रस्टेशियंस, जानते हैं, जिसमें झींगा मछली प्रॉन आता है। क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोडा है वो भी, ठीक है। तो यहीं पर लिखिएगा क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस इसमें क्या आता है? प्रॉन। इसमें होता है ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनी ग्लैंड्स, ठीक है। एंटीना के पास में ग्लैंड्स होती हैं, उनको बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। ये इसका एक्सक्रीटरी पार्ट हो गया। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा फाइलम? मोलस्का। इसमें घोंघा आता है, क्या आता है? मोलस्का, ठीक है। इसका है ऑर्गन ऑफ भोजानस, ऑर्गन ऑफ भोजानस। भोजानस इसी को केबर्स ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केबर्स ऑर्गन। हाँ सर। अगला कौन सा? इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स। स्टारफिश इसमें आती है। डर्मल ब्रैंकी, क्या होते हैं? डर्मल ब्रैंकी, ठीक है। अगला कौन सा है? जो हेमिकॉर्डेटा, जिसमें क्या आता है? बेलेनोग्लोसस आता है ना, हेमिकॉर्डेटा, इसको भी लिख लीजिएगा। हेमिकॉर्डेटा, इसमें बेलेनोग्लोसस आएगा। एग्जांपल में प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस। बेलेनोग्लोसस का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ऊपर का पार्ट हेड के पास प्रोबोसिस होता है, उसमें ग्लैंड होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड। अगला इसके बाद कौन सा बच्चा? फेसेस। इसके बाद क्या आएगा? फेसेस, ठीक है। तो फेसेस में क्या होते हैं? गिल्स। किससे होता है एक्सक्रीशन? गिल्स से एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अमोनिया रिलीज होती है ना, अमोनियम आयन की फॉर्म में रिलीज होती है। लिख लीजिएगा। तो मछलियों में जो अमोनिया लिखिएगा, अमोनिया रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ NH4+। ये आपके बुक में मेंशन किया गया है कि कहां पर अमोनिया की फॉर्म में रिलीज नहीं होती है। तो एक तो गिल्स से अमोनिया जब निकलती है तो अमोनियम आयन की फॉर्म में रिलीज होती है, और एक जो स्किन होती है, स्किन से अमोनियम आयन की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। तो फेसेस में हो गया गिल्स। फेसेस के बाद क्या है? एम्फीबिया। तो बाकी सब जगह तो क्या होगा? किडनी होगा ना, अब तो किडनी होगा ना। एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड और क्या चीज? मैमल्स। इन सब में क्या है? किडनी। किडनी की समूलिका नेफ्रॉन। ये सब कंप्लीट हो गया। 291 पेज नंबर पर दिया। अगला ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हटा दें इसको। अब ह्यूमन का समझना है, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है। ये डायग्राम बना हुआ ना, देख रहे हैं, ठीक है। जितना आप दिखाने आ जाएगा, हाँ, इसी में से आएगा।
जितना आप दिखा रहे हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं बताता हूँ, ये आपको बुक में मिलता जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ ना, आप बुक पढ़िएगा, सब मिलेगा आपको एक एक चीज़। हाँ, कौन सी मछलियाँ? अच्छा, उसमें क्या चीज़? अमोनिया। देखिए, 2 प्रकार की 2 मछली। तरह की मछलियाँ होती हैं ना, बोनी मछली है, कार्टिलेज मछली। बोनी में क्या है? यूरिया है, एक में क्या है? अमोनिया। बोनी वाले एक जनरल बता रहे हैं आपको, जो जहाँ अमोनिया रिलीज होगा वहाँ अमोनियम आयन की फॉर्म में रिलीज होगा। जहाँ पर अमोनिया रिलीज होगा जहाँ अमोनिया उसमें अमोनियम आयन बनेगा। जहाँ अमोनिया रिलीज होगा पानी की उपस्थिति दमदार रहेगी। हो गया ये? ह्यूमन का देखिए, ह्यूमन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो डायग्राम बुक में बना है उसी को देखते रहिए। इस तरीके से वन पेयर किडनी बनाया गया है। देखिए, किडनी बनाई गई है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा होगा डायग्राम में। यहाँ पर 2 लाइन इस तरीके से ये ब्लड वेसल बना रहे हैं, यानी इसका नाम नोट कर लीजिए, नाम में से लिखा गया होगा ये, ठीक। यहाँ से देखिए इस तरीके से इसका नाम जान रहे हैं क्या है? इसमें से कोई भी एक बताइए क्या है? ये वाली आर्टरी। ये यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है। इस किडनी में ब्लड यहाँ से जा रहा है, इस वाली किडनी में यहाँ से ब्लड जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे आर्टरी। और कौन सी आर्टरी? मेन आर्टरी जो है ये आर्टरी है। आर्टरी आई, देखिए इधर से इस किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई दे दिया और इधर से इस किडनी में रीनल आर्टरी के थ्रू चला गया। हो गया ये। अब किडनी में जब यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा तो यूरिन बनेगा उससे, और बाकी जब ब्लड यहाँ से पास आउट होगा, यहाँ से ब्लड साफ ब्लड निकलेगा, प्योर ब्लड जाएगा। प्योर ब्लड जिस ट्यूब से जाएगा उसको क्या बोलेंगे? वेन। कौन सी वेन? रीनल वेन। ये क्या है? रीनल वेन। ये भी क्या है? रीनल वेन। दोनों रीनल वेन यहाँ पर इस वाले ट्यूब में जुड़ रही हैं। ये ब्लड को ले जा रही है हार्ट की तरफ, ये हार्ट की तरफ ब्लड को ले जा रही है, ठीक है। ये हार्ट से ब्लड ला रही थी, ये हार्ट की तरफ जब ब्लड जाएगा तो रीनल वेन इधर से आया, इधर से रीनल वेन जुड़ गया। कौन सी है ये वेन? इंफीरियर वेना केवा। क्या है ये? इंफीरियर का मतलब बॉडी के निचले हिस्से से जो मेन वेन जाती है उसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना केवा। और ये है आर्टरी। समझ में आ रहा है? वहां पर लिखा भी गया होगा एक चीज लिखा है, इसको हटा देते हैं, इसमें यही था खाली। और देखिए हमारी किडनी कहाँ लोकेटेड होती है? किडनी की जो शेप होती है, किडनी कितनी होती है? 1 पेयर किडनी है, बीन शेप्ड है, ठीक है। बीन शेप्ड हो गया। लोकेटेड कहाँ होता है? लास्ट थोरेसिक वर्टेब्री और थर्ड लंबर वर्टेब्री के बीच में। थोरेसिक वर्टेब्री समझ रहे हैं ना? 11-3 जो आपका चेस्ट रीजन है, ये जो हमारा चेस्ट रीजन है, इसमें पीछे की साइड में वर्टिकल कॉलम लगा है। तो आपके चेस्ट रीजन में जो वर्टेब्री होती हैं उनको बोलते हैं थोरेसिक वर्टेब्री, और जो पेट का हिस्सा होता है इसमें जो पीछे वर्टेब्री होती हैं उसको बोलते हैं लंबर वर्टेब्री, ठीक है। तो जो लास्ट की थोरेसिक वर्टेब्री होती है, मतलब ये थोरेसिक वर्टेब्री पीछे से आ रही है ना, मतलब यहाँ इसके जस्ट पीछे जो वर्टेब्री होगी वो कौन सी होगी? थोरेसिक, लास्ट वाली। और थर्ड लंबर का मतलब फर्स्ट लंबर, सेकंड और थर्ड लंबर, उनके बीच में होता है। ये पोजीशन है। पोजीशन सर, पोजीशन क्या है? पोजीशन 10-3 बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टेब्री, लंबर वर्टेब्री, ठीक है। और ये नहीं समझ में आता है तो वर्टिकल कॉलम जब स्केलेटल सिस्टम पढ़िएगा वहां पर ये लंबर और थोरेसिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारी जो किडनी होती है, फ्लोटिंग रिब्स, सबको पता ना फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं? पता है। 11 और 12 पेयर्स रिब्स को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग। उससे प्रोटेक्टेड रहती है। जैसे मान लीजिए ये आपका ये है चेस्ट, ये पसलियां हो गया, ये क्या हो गया? रिब्स।
यहाँ पर दो वर्टिब्री, दो पसली ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, फ्री होती हैं। ये भी रिब्स हैं, ये भी रिब्स हैं, 11th पेयर रिब्स और 12th पेयर। ये 11 वाला रिब्स हो गया, ये 12 जोड़ी हो गया। ये फ्री होती हैं, ये आगे नहीं जुड़ी होती हैं, पीछे ही रहती हैं, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो किडनी यहीं लगी होती है। 11 नंबर। किडनी हमेशा यहाँ से लोकेशन कहाँ है, यहाँ है किडनी की लोकेशन, यहाँ पर पीछे की साइड में, समझ में आ गया, आगे की साइड में नहीं है। एब्डोमिनल कैविटी की डॉर्सल साइड पर है। सर ये नंबरिंग पूछता है सर। हाँ नंबर पूछता है। 11 3 या 10। आगे देखिए, प्रोटेक्टेड बाय किससे प्रोटेक्टेड होती है, 11th एंड 12th that is ribs। 11 और 12 पेयर जो रिब्स होता है उनसे प्रोटेक्शन रहता है इसका, ठीक है। किडनी जिस कैविटी के अंदर होती है उसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। इसका एक नाम होता है, जैसे किडनी जहाँ होती है ना उस एरिया को क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। ये लिखिएगा इसमें, किडनी लोकेटेड इन रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी, उस कैविटी में लोकेटेड होता है। एब्डोमेन के पीछे है, डॉर्सल साइड में। ये हमारी वेंट्रल साइड, ये पीछे की साइड कौन सी, डॉर्सल। तो डॉर्सल साइड में किडनी है और ये आपका एब्डोमेन के पीछे की साइड में, ठीक है। तो ऑन डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड पर होता है बिलो एब्डोमेन, एब्डोमेन। अब बिलो का सेंस नीचे नहीं है, ठीक है, बिलो का मतलब इधर साइड में, समझ में आ रहा है। ये किडनी का हो गया। जो किडनी हमारी ये वाली होती है, कौन सी किडनी है, राइट की लेफ्ट, बताइए। ये वाली किडनी कौन सी है, राइट। ये कौन सी है, लेफ्ट। इधर वाला राइट होगा ना, राइट किडनी थोड़ा नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होती है। ऐसा क्यों होता है, ये वाली किडनी थोड़ा सा नीचे है क्योंकि यहाँ लिवर है, लिवर के साइज की वजह से वो किडनी थोड़ा सा नीचे हो जा रही है, समझना कि लिवर, इधर लिवर लगा हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे राइट किडनी स्लाइटली लोअर साइड में होती है, ठीक है, लेफ्ट के कंपैरिजन में। अब किडनी से जो ट्यूब निकलती है उसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। बताया आपको ना, रफली डायग्राम अगर देखिए, यहाँ पर ये किडनी है, किडनी से जो ट्यूब निकलेगा उस ट्यूब को क्या बोला जाएगा, यूरेटर। इसमें क्या पास आउट होगा, यूरिन, ठीक है, दोनों साइड का यूरेटर आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर बनाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू लगा होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, पता है ना, जो खिंच सकता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम लगा होता है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, सब लिखा हुआ उसमें। ये क्या है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा है, इससे यूरिन पास आउट होगा, ठीक। अब देखिए इधर से क्या आता है, रीनल आर्टरी। ये क्या है, रीनल आर्टरी। यहाँ से जो ट्यूब निकलेगा साफ खून हो जाएगा, मतलब प्योर ब्लड जब किडनी से बॉडी में आपके वापस होगा तो रीनल वेन से वापस होगा, और इम्प्योर ब्लड आएगा रीनल आर्टरी से। ये आर्टरी है और ये क्या है, वेन थी, और ये है यूरेटर। जिस पॉइंट पर ये सारा इंटर कर रहा है इस पॉइंट को हाइलम पता है, यस सर, ओव्यूल पढ़ा है ना, ओव्यूल। अगर ओव्यूल याद आ रहा होगा तो ओव्यूल का डायग्राम ये था यहाँ पर, ठीक है। और देखिए फिर से इस तरीके से, ये वाला जो पॉइंट है बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये क्या है, फ्यूनिकल। बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल जिस पॉइंट पर जुड़ते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम, हाइलम बोला जाता है ना। यहाँ पर हाइलम क्या है, ये जितनी ट्यूब्स आ रही हैं ये है आपकी किडनी, और किडनी में जो गड्ढा बना हुआ है यही हाइलम है। मतलब ये पॉइंट है कि जहाँ पर सारी ट्यूब आकर के एंट्री या एग्जिट कर रही हैं। इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, हाइलम। मेरा हाइलम ये डिप्रेशन है, तो हाइलम बुक में नोट कर लेना, ऐसे एरो बना के लिख लीजिएगा कि वो हाइलम है, HILUM, जहाँ पर जो एंट्री एग्जिट हो रहा है ट्यूब्स का। यस सर, उस प्लेस को हाइलम। इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन कहाँ होती है किडनी की, समझ में आ रहा है।
सर जैसे पूछता है कि 11-3 अनुपात में इसे कर रहे हाँ। हैं, थर्ड वाले में वो रहता और 11 नंबर जो प्रोटेक्टिव रिप्स जो रहता 11वां ग्राम रहता और थर्ड वो रहता। ये तो वर्टिब्री है, किस वर्टिब्री की लोकेशन में होगा ये रिप्स, किससे सुरक्षित रहता है? जी सर। इसके बाद अगर किडनी का वर्टिकल सेक्शन आप काटेंगे, वर्टिकल सेक्शन किडनी को ऐसे काट के देखेंगे तो जो डायग्राम रूप में बना हुआ है कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ किडनी, किडनी में अंदर होता क्या है, ठीक है। किडनी में देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये सबसे बाहर की साइड में किडनी की जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। क्या है ये? रीनल कैप्सूल है। ये किडनी की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। किसका बना होता है? फाइब्रस। डायग्राम देखिए, अगला पेज नंबर 292 पर आ जाइए। रीनल कैप्सूल लिखा हुआ है। इसके बाद किडनी के अंदर के हिस्से को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हिस्सा किडनी का बाहर की साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और किडनी का अंदर का हिस्सा मेडुला। अब चूंकि रीनल टर्म यूज किया था किडनी के लिए, रीनल टर्म, रीनल का मतलब किडनी से हो गया उसका मतलब, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। समझ में आ रहा है? तो आप इसको क्या बोलेंगे? रीनल कॉर्टेक्स है ये, और ये क्या है? रीनल मेडुला है, ठीक है। अब मेडुला कॉर्टेक्स में होता क्या क्या है यही समझना है कि मेडुला में होता क्या है। तो मेडुला में ही सारी चीजें होती हैं। नेफ्रॉन कहाँ लगे होते हैं? मेडुला में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप बोलेंगे इस तरीके से पिरामिड शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कुछ, ये 7 शेप है। हाँ, ये पिरामिड शेप स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इनको क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड। क्या बोला जाता है? रीनल पिरामिड। देखते रहिए, सब बुक में लिखा रीनल पिरामिड, ठीक है। कितनी संख्या होती है? 8 से 12, 8 से लेकर के 12 के बीच में होगा रीनल पिरामिड, ठीक है। इसके बाद रीनल पिरामिड के बाद ये जो खाली हिस्सा दिखाई दे रहा है, वैकेंट हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? पेल्विस। क्या बोलते हैं? पेल्विस। यहाँ पे एंट्री हो रहा है, देखिए ये ट्यूब आ रही है, रीनल आर्टरी, यहाँ से ट्यूब जा रही है, इसको बोलते हैं रीनल वेन। और इसके बाद में यहाँ ट्यूब निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे? यूरेटर। ये क्या है? यूरेटर। और अंदर का जो खाली हिस्सा है इसी को बोलेंगे रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहीं पर यूरिन आएगा, यहाँ से यूरिन चलेगा, यूरिन जो बनेगा ना वो यहीं पास आउट होकर आएगा, यहीं से फिर यूरेटर के थ्रू होता हुआ चला जाएगा यूरिन, ठीक है। ये जो एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये व्हाइट कलर का हिस्सा देख रहे हैं, दो पिरामिड के बीच में, दो पिरामिड के बीच में ये कॉर्टेक्स का हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये दो पिरामिड के बीच में ये कॉर्टेक्स का जो हिस्सा है इसको कॉलम ऑफ बर्टनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टनी। कॉलम समझते हैं ना? कॉलम का मतलब होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है? कॉलम। तो देखिए ये जैसे लग रहा है कि कॉलम बना हुआ है। तो ये किसका कॉलम है? कॉर्टेक्स का ही पार्ट है जो इनके बीच में है। ये इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। कॉलम ऑफ बर्टनी, बर्टनी। तो कहा जाए कॉलम ऑफ बर्टनी क्या होता है? तो आप बोलेंगे कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स दैट प्रेजेंट बिटवीन द रीनल पिरामिड्स, जो रीनल पिरामिड्स के बीच में लगा होता है, ठीक है। और देखिए, अब इसमें समझना जानते हैं क्या है? इसमें ये समझना है कि पिरामिड के अंदर होता क्या है। ये पिरामिड के अंदर क्या है? तो अगर आप पिरामिड को देखेंगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा? देखिए, एक पिरामिड बना रहा है ये इस तरीके से, इसके अंदर जो लाइन खींच दी गई है, क्या है ये लाइन? नेफ्रॉन। क्या है ये? नेफ्रॉन। यहाँ पर जो लाइन खींची गई है ये नेफ्रॉन है। ये किडनी में कितना नेफ्रॉन? अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन। 1 किडनी कंटेन अप्रॉक्स 1 मिलियन। एक किडनी में, 1 किडनी में कितना होता है? 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 2 किडनी है तो 2 मिलियन नेफ्रॉन होगा। ये किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, ये सब नेफ्रॉन है। अब इसमें ये देखना है कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट ऐसा होगा, नेफ्रॉन के पार्ट जान रहे ना,
मैल्फिजियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ वेनले, सब पता है ना? Yes. जानकारी है। बताइए इसमें कौन सा, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना है कि कौन सा हिस्सा नेफ्रॉन का पिरामिड के अंदर होगा और कौन सा हिस्सा नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स वाले हिस्से में होगा। नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है, कुछ हिस्सा कहाँ होता है? पिरामिड। और पिरामिड किसका हिस्सा है? मेडुला का। भाई यहाँ से यहाँ तक सारा पार्ट कौन सा है? ये मेडुला है, ठीक है? ये सब मेडुला हो गया। तो मेडुला में ही तो पिरामिड लगे हुए हैं, तो इसमें जो नेफ्रॉन लगे हैं तो नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में नजर आता है और कुछ हिस्सा कहाँ है? मेडुला में, मतलब पिरामिड के अंदर। यहीं पर नोट कर लीजिएगा कि जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है, उनका कितना हिस्सा एंड कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में कौन सा पार्ट रहेगा और इन मेडुला, मेडुला में कौन सा हिस्सा रहेगा? देखिए जानते हैं कितना हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बगल में एक को बना कर लिखा है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए जल्दी से इसको। तो समझ में आ रहा है? बोमिन कैप्सूल, पीसीटी, इधर होना डीसीटी, ये क्या हो गया? लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है? मेडुला में। बाकी सारा पार्ट बाहर। देखिए पीसीटी ये हो गया बोमिन कैप्सूल जो कप होता है, उसी के नीचे पीसीटी, पता है ना? पता है सबको ना? पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसके बाद लूप ऑफ हेनले, इसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो स्प्रिंग लाइक होता है ये, इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पार्ट 1 2 3 तीन पार्ट जो है बाहर हैं और 1 और 2 ये 2 पार्ट अंदर हैं, ठीक है? तो बाहर की साइड में कॉर्टेक्स में आपको मिलेगा बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल मिलेगा, उसके बाद पीसीटी मिलेगा, डीसीटी मिलेगा, मेडुला रीजन में क्या मिलेगा आपको? लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, और मिलेगा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ये आप अगली बार नेफ्रॉन पढ़ेंगे ना, तो पीसीटी डीसीटी वहां पर भी देख लीजिएगा, ठीक है? इसमें यही चीज समझने वाली थी कि कौन सा पार्ट बाहर है, कौन सा पार्ट इनसाइड है। इस डायग्राम नहीं समझ पाते। कौन सा वाला? एकदम समझा देंगे डायग्राम ना, ये वाला समझा देंगे। यस, पढ़ के आइएगा अगली बार, ठीक? यस। बॉम्बे ब्लड खोलना पड़ेगा, क्या चीज है आपको? बॉम्बे ब्लड ग्रुप, कोई रेयर ब्लड ग्रुप होगा उसके बताना पड़ेगा, नहीं बता देंगे। आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा, बता देंगे।